हिंदी भाषा में पद्य अथवा कविता शिक्षण की पाठ योजना कैसे बनाएं? अगर आपको कविता शिक्षण की पाठ योजना बनाने में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इसका आपको फायदा क्या मिलेगा? सबसे पहला फायदा आपको मिलेगा कि आपको कविता शिक्षण की पाठ योजना बनाना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। और दूसरा कि आप इस पाठ योजना के आधार पर आपकी पाठ्य पुस्तक में अन्य जितनी भी कविताएं हैं, आप उस पर भी आसानी से पाठ योजना बना सकेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कविता शिक्षण की पाठ योजना बनानी कैसे आप उसको भी सीखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी बात कि हिंदी भाषा में गद्य शिक्षण, पद्य और व्याकरण तीनों की पाठ योजनाएं एक दूसरे से अलग बनती है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि व्याकरण शिक्षण की पाठ योजना कैसे बनानी है। ठीक है, व्याकरण की पाठ योजना कैसे बनानी है, तो उस आधार पर अब व्याकरण में जितने भी विषय हैं, समास है, सर्वनाम है, क्रिया है, जितने भी विषय हैं, आप उस पर व्याकरण शिक्षण की वो पाठ्य योजना का अनुसरण करते हुए आप सारी व्याकरण के सभी विषयों पर आसानी से आप पाठ्य योजना बना सकते हैं। और आज मैं आपको कविता शिक्षण की पाठ्य योजना किस तरह से बनाते हैं मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस आधार पर आप अन्य कविताओं पर भी बहुत ही आसानी से पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है हम शुरू करते हैं और आप इसको समझना। मैं पवन मिश्रा और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम पाठ्य योजना बनाना शुरू करते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ सबसे पहले आपको कक्षा लिखनी पड़ती है। फिर विषय में हिंदी, उस विषय में मैंने झांसी की रानी लिया है कविता, कक्षा छठी की कविता है। और सीधे हाथ की तरफ ऊपर दिनांक डालेंगे, कालांश मतलब पीरियड, तो कौन सा कालांश है, तीसरा है। और आपका अगर मान लो पीरियड चौथा है, पांचवा है, छठा है, तो आप उस आधार पर यहाँ पे लिख सकते हैं। और समय अवधि 40 मिनट। अगर आपके विद्यालय में अगर 30 मिनट का है, 35 मिनट का है, 45 मिनट का है, तो आप उस आधार पर यहाँ पे समय लिख सकते हैं। अब सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं। तो सामान्य उद्देश्य पद्य शिक्षण की अगर हम बात करते हैं, कविता शिक्षण की बात करते हैं, तो कविता शिक्षण की जो सामान्य उद्देश्य है, आप कोई भी कविता, किसी भी कविता पर, चाहे कक्षा 6 की हो, 7 की हो, 8 की हो, 9 की हो, 10 की हो, 11 की हो, 12 की हो, तीसरी, चौथी, पांचवी, कोई भी आप कक्षा लेंगे तो सामान्य उद्देश्य अगर हम बात करें कविता शिक्षण के, तो एक ही जैसे रहेंगे। तो आप इन्हीं उद्देश्यों को आप सामान्य उद्देश्य में आप इसी तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप यही सामान्य उद्देश्य कोई भी कविता शिक्षण पे पाठ योजना बनाए तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो लेक्चर में बताया है कि ये जो एक आप जो काले रंग से देख रहे हैं रेखांकित किए हुए सब, ये उद्देश्य हमें कहाँ से लेने हैं? ये उद्देश्य हमें जो ब्लूम के जो टेक्सोनोमी है, ठीक है, वहां से हम लेने हैं। तो देखो ज्ञानात्मक उद्देश्य में मैंने क्या क्या लिया है, प्रत्यास्मरण और बताना। ठीक है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में मैंने यहाँ से उद्देश्य लिया है। सबसे पहले आप देखेंगे तो प्रत्यास्मरण लिया है, ठीक है, और उसके बाद लिया है मैंने बताना। ये दो उद्देश्य मैंने ज्ञानात्मक में लिए हैं। ठीक है, कि विद्यार्थी कविता झांसी की रानी का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक है, विद्यार्थी कविता के भावों को बता सकेंगे। अब इस आधार पे अगर मान लो आप कोई दूसरी कविता लेते हैं, ठीक है, आप एक तिनका लेते हैं या कोई अन्य कविता लेते हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कविता का नाम में आपको यहाँ पे बदलना पड़ेगा। विद्यार्थी मान लो कक्षा 7 की कविता है एक तिनका, तो विद्यार्थी कविता एक तिनका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, एक तिनका के केंद्रीय भावों को बता सकेंगे। तो आप इसी आधार पर कविता की अन्य पाठ योजनाएं भी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बोधात्मक में लिया है, विद्यार्थी कविता के केंद्रीय भावों का वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, तो वर्णन मैंने यहाँ से लिया है, वर्णन करना, ये देखिए बोधात्मक में। ठीक है, तो आप मान लो चाहे ये कविता झांसी की रानी हो, चाहे कोई भी कविता हो, आप भी बिल्कुल यही लाइन वहां पे आप बोधात्मक में लिख सकते हैं कि विद्यार्थी कविता के केंद्रीय भावों का वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब
जब हम प्रयोगात्मक में कि जो बच्चा सीखेगा, समझेगा, उसको अपने जीवन में किस तरह से प्रयोग कर रहा है, तो विद्यार्थी कविता को कंठस्थ कंठस्थ करना का मतलब है कि मुँह जबानी याद हो जाना, बिना देखे याद हो जाना। तो विद्यार्थी कविता को कंठस्थ करने का अभ्यास करेंगे। तो आप भी चाहे किसी भी कविता पे पाठ्य योजना बनाएँ, चाहे प्राथमिक विद्यालय में आप चाहे डीएलएड कर रहे हो, चाहे बीएड कर रहे हो, तो आप बिल्कुल यही जो वाक्य है, आप बिल्कुल ऐसा ही लिख सकते हैं, ठीक है? और कौशल, तो विद्यार्थियों के श्रवण क्षमता का विकास होगा, श्रवण कौशल का विकास होगा। और श्रवण के साथ-साथ जब बच्चा बोलता है, देखकर बोलता है, तो उसके कविता के बारे में अपनी राय बताता है, तो उसके मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का भी विकास होता है। तो आप श्रवण के साथ-साथ मौखिक अभिव्यक्ति कौशल भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप देखिए, आपको 2 चीज़ें, एक तो कविता शिक्षण की पाठ्य योजना बनाना कैसे है, और इस आधार पर बिल्कुल इसी तरह से आप बाकी अन्य जो कविताएँ हैं, उस पर भी पाठ्य योजना कैसे बना सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है? तो ज़्यादा इसमें परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। आप बस एक बार इसको सीख जाएँगे, तो बाकी जो और कविताएँ हैं, उस पर बहुत ही आसानी से पाठ्य योजना बना सकेंगे। अब देखिए, आता है शिक्षण सामग्री, तो अध्याय से संबंधित चार्ट पेपर जिसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ। अब शिक्षण विधि, तो देखिए कविता शिक्षण की जो विधि होती है, वो थोड़ी-सी अलग होती है। व्याकरण शिक्षण की विधि, जैसे मैंने आपको आगमन निगमन की बात की, लेकिन कविता शिक्षण में अलग होती है। अब इन विधियों को एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले शब्दार्थ कथन विधि, तो आप यहाँ पे अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो देखिए कविता शिक्षण की विधियाँ, तो कौन-कौन सी विधि है? सबसे पहले है गीत व अभिनय विधि। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, गीत व अभिनय, कि जब हम कविता को एक लयबद्ध तरीके से गाते हैं, ठीक है? गा कर कविता को बताया जाता है, सुनाया जाता है। तो इसलिए गीत व अभिनय गाकर और एक अभिनय करके, ठीक है? तो इस विधि में सबसे पहले अध्यापक लय ताल के साथ कविता का पाठ करता है और बाद में विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। फिर शब्दार्थ कथन विधि, तो इस विधि में कविता पढ़ते समय कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए कविता पढ़ाई जाती है, ठीक है? तो आप अक्सर देखे होंगे कि कविता जब भी पढ़ाई जाती है, तो कविता पढ़ाने के साथ-साथ जो भी कठिन शब्द आते हैं, जो शब्दार्थ होते हैं, शिक्षक उसका अर्थ बताता है। जैसे एक उदाहरण अगर मैं देता हूँ कि कक्षा 7 में एक जो मीरा के जो पद है कि जागो बंसी वाले ललना जागो मोरे प्यारे, कि यशोदा माता कहती हैं कि जागो बंसी वाले ललना, कि मेरे जो बंसी वाले जो लाल हो, मतलब कृष्ण जी को कहती हैं कि आप मेरे बंसी वाले ललना, मेरे लाल जाग जाओ, ठीक है? रजनी बीती भोर भये हो, घर-घर खुले किवाड़े, तो रात बीत गई है, सवेरा हो गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी कविता हम पढ़ाते हैं, तो उसकी पंक्तियों को पढ़ाते समय कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए कविता पढ़ाई जाती है, ठीक है? तो इसके लिए शब्दार्थ कथन विधि, और जब हम कविता को पढ़ाने के बाद उसकी जो व्याख्या करते हैं, उसके जो पद्यांश होते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्याख्यान विधि, ठीक है? तो ये 3 विधियाँ, और भी विधियाँ हैं, लेकिन मुख्य तौर पे 3 विधियों का इस्तेमाल होता है। तो मैंने भी पाठ्य योजना में 3 विधि रखी है, शब्दार्थ कथन विधि, संगीत विधि, व्याख्यान विधि। तो आपको भी इन विधियों का प्रयोग करना है, क्योंकि इन विधियों का प्रयोग करके ही आप कविता को अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो आप इन विधियों को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब पूर्व ज्ञान है कि विद्यार्थी अध्याय के विषय में सामान्य ज्ञान रखते होंगे, कि कविता के बारे में बच्चों को पता होता है, क्योंकि छोटी कक्षाओं से ही कविता पढ़ते आ रहे होते हैं, ठीक है? तो इसलिए मान के चला जाता है कि विद्यार्थी अध्याय के विषय में सामान्य ज्ञान रखते होंगे, आप भी बिल्कुल इसको ऐसी तरह से लिख देना। उसके बाद हम प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में अब देखिए, मैं झांसी की रानी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ मैं उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता हूँ बच्चों से, कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया? 1857 में। इस स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य क्रांतिकारी कौन-कौन थे? तो कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। बच्चों के संभावित उत्तर हो सकते हैं। झांसी से इस क्रांति की शुरुआत किसने की? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी की रानी को क्यों आज भी याद किया जाता है? उनकी वीरता के लिए, उनके त्याग के लिए, उनके बलिदान के लिए। तो धीरे-धीरे मैंने पहले
जो भी मुझे अध्याय पढ़ाना है उससे संबंधित मैंने पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछे। अब धीरे धीरे जैसे मैंने आपसे बताया कि प्रस्तावना हमेशा होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब कि पहले हमें बच्चों से वो प्रश्न पूछना चाहिए जो उनको पता हो उससे संबंधित, फिर अज्ञात, मतलब फिर हम धीरे धीरे इन प्रश्नों की सहायता से हम जो भी अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं उससे इसको हम जोड़ते हैं, तो ज्ञात से अज्ञात। अब हम वो प्रश्न पूछेंगे, वो चीज बताएंगे जो अध्याय के बारे में हो। तो झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था, तो समस्यात्मक प्रश्न है। तो यहाँ से मैं अपने अध्याय को शुरू करूंगा कि आज का हमारा अध्याय है झांसी की रानी। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मान लो आपको कविता शिक्षण की पाठ्य योजना में आपको इस तरह की समस्या हो कि प्रस्तावना प्रश्न पूछे कैसे, ठीक है। अगर मान लो नहीं आता आपको या कुछ समस्या है तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ, आप उसको ध्यान से लिखना। आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पहला प्रश्न पूछ सकते हैं, जितनी भी कविता आप पढ़ाएं उसमें सबसे पहला कि हिंदी भाषा में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो बच्चों के संभावित उत्तर होंगे, हम कविता पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा में कुछ लेखकों के नाम बताइए। बच्चे जो भी हैं उनको पता होंगे, प्रेमचंद्र या जो नाम बताएंगे। फिर हम, चलो हिंदी भाषा में आप कुछ कवियों के नाम बताइए, कवियों या कवियत्रियों के नाम बताइए, ठीक है। जो भी बच्चा नाम यहाँ पे बताएगा, फिर हम कहेंगे कि अच्छा चलो आप बताइए इन कवियत्रियों की रचना क्या है। या आप ये पूछ सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये भी समस्यात्मक हो सकता है, तो यहाँ से हम अपना शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। इसके बाद उद्देश्य कथन, आज का हमारा अध्याय झांसी की रानी है। अब हम प्रस्तुतिकरण पे आते हैं। तो देखिए, अब कविता शिक्षण की जो प्रस्तुतिकरण है बिल्कुल अलग होती है। सबसे पहले आपको क्या बताना है, कविता का सार, ठीक है, कि कविता में हम बच्चों को बताने क्या जा रहे हैं। कविता में हम अगर झांसी की रानी की है तो किस बारे में बताने जा रहे हैं, तो एक बार आपको कविता का सार बताना पड़ेगा। तो अब जब आप कविता का सार बताएंगे तो आप उम्मीद करते हैं ना व्यवहारगत उद्देश्य में कि जब मैं बच्चों को ये बिंदु बताऊंगा तो बच्चा क्या सीखेगा। तो इसलिए व्यवहारगत उद्देश्य आपको निर्धारित करना होता है कि इसको बताने के बाद बच्चा क्या सीखेगा। तो विद्यार्थी कविता का सार बताने में सक्षम होते हैं, ठीक है। जब आप ये बताएंगे तो आप उम्मीद करते हैं जब मैं बच्चों को बता दूंगा तो बच्चे कविता का सार बता सकते हैं, तो यहाँ पे सक्षम होते हैं। तो इसी तरीके से आप मान लो एक तिनका ले रहे हैं, कोई भी अन्य कविता ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल यही चीज आप वहां पे भी बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हैं कि विद्यार्थी कविता का सार बताने में सक्षम होते हैं। अब आदर्श वाचन में तो आप क्या बताते हो कविता के बारे में, कि प्रस्तुत कविता हम उस अमर वीरांगना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के छक्के छुटा दिए और वर्तमान समय में भी जिसे आज नारी के पर्याय के रूप में देखा जाता है। तो प्रस्तुत कविता झांसी की रानी, झांसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी गई है और कविता में झांसी की रानी के जीवन और उनके शौर्य के विषय में बताया गया है, ठीक है। और विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आप कविता का सार बताएंगे। आप कोई भी कविता, आप किसी भी कविता पे पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप उनका चित्र या कोई भी शिक्षण सामग्री आप लिख सकते हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, आपको बिल्कुल अन्य कविताएं बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको क्या होता है कि कविता का स्वस्वर वाचन, तो देखिए आपने छोटे बच्चों को भी देखा होगा कि उन बच्चों को अक्सर ये होता है कि कविता तो छोटे बच्चे सुना देते हैं, 4-5 साल के बच्चे, लेकिन उनको उसका मतलब नहीं पता होता। तो सबसे पहला हमारा एक मकसद होता है कि कविता हमें बच्चों को सुनाना है, ठीक है। और क्यों सुनाते हैं हम कविता बच्चों को, तो सबसे पहले शिक्षक का काम क्या होता है, कविता का स्वस्वर वाचन, एक स्वर में वाचन करना होता है, एक लय के साथ वाचन करना होता है, ताकि शिक्षक बच्चों को बताए कि उस कविता को बोलना कैसे है, कविता की लय क्या है, आरोह अवरोह क्या है, गति क्या है। तो वो बच्चों को सिखाना होता है, तो इसलिए सबसे पहले शिक्षक क्या करता है, कविता का स्वस्वर वाचन करता है। कक्षा में बच्चों को शिक्षक बोलता है कि आप सब सुनिए कि इस कविता को कैसे बोलना है, मैं बोलूंगी और आप सब ध्यान से उसको सुनेंगे। तो सबसे पहला होता है कविता का स्वस्वर वाचन। तो इसमें क्या होगा, जब आप इस स्वस्वर वाचन करेंगे तो व्यवहारगत उद्देश्य में विद्यार्थी उचित स्वर, गति, आरोह अवरोह के साथ कविता का स्वस्वर वाचन करना सीखते हैं। विद्यार्थी आपको वाचन करते हुए देखेंगे तो सीखेंगे। अब ठीक है,
अब स्वस्वर वाचन, यहाँ पे स्वस्वर वाचन क्यों? क्योंकि जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है, एक स्वर में, एक लयबद्ध तरीके से कविता को बोल रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये स्वस्वर वाचन सिर्फ कविता में ही आएगा। जब आप कविता का वाचन करते हो तो क्या आएगा, स्वस्वर वाचन। ये व्याकरण में या गद्य में नहीं आता, ये सिर्फ कविता में आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो छात्र अध्यापक अध्यापिका उचित स्वर गति आरोह अवरोह के साथ कविता का स्वस्वर वाचन करते हैं। तो आपको सारी कविता नहीं लिखनी, आप क्या कर सकते हैं कि ऊपर की एक पंक्ति ले सकते हैं, एक लाइन, और नीचे का एक ले सकते हैं, ठीक है, इतना ही है। विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। अब आपको उसके बाद क्या करना है, जब आपने कविता का एक बार स्वस्वर वाचन कर दिया, बता दिया, तो आप उसके बाद आपको जो कविता में जो कठिन शब्द है, आपको उनका अर्थ बच्चों को बताना है। कि अब व्यवहारगत उद्देश्य में क्या होगा, जब आप बच्चों को कठिन शब्दों का अर्थ बताओगे, तो विद्यार्थी कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थापन करने में सक्षम होते हैं। अर्थापन मतलब उसका अर्थ बताने में सक्षम होते हैं। तो आदर्श वाचन, अब देखो यहाँ पे आदर्श वाचन इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे कविता को नहीं पढ़ रहे हैं, हम कठिन शब्दों का अर्थ बता रहे हैं। जहाँ पे हम कविता को पढ़ेंगे वहां पे स्वस्वर वाचन, और जहाँ पे हम किसी चीज की व्याख्या करेंगे वहां पे आदर्श वाचन। तो छात्र अध्यापक अध्यापिका श्याम पट पर कठिन शब्दों को लिखकर विद्यार्थियों को उनका अर्थ बताती है, ठीक है। और विद्यार्थी क्रियाओं में क्या होगा, विद्यार्थी कठिन शब्दों का शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करते हैं और उनका अर्थ अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो देखो कठिन शब्द क्या हुआ, गुमी हुई, खोई हुई गाथाएं, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कविता का सार बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कविता का स्वस्वर वाचन और फिर काठिन्य निवारण। इतना करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, फिर से एक बार आपको कविता का स्वस्वर वाचन करना है, ताकि बच्चों को सही तरीके से कविता कैसी गानी है उनको पता चल जाए। तो फिर से आप स्वस्वर वाचन करेंगे, और यही चीज जो आपने ऊपर लिखी है, ठीक है, यहाँ पे स्वस्वर वाचन एक में यही चीज आपको फिर से यहाँ पे आपको उतारनी है, ठीक है। अब आपने स्वस्वर वाचन दूसरी बार किया, अब इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा कि बच्चों को पता चल जाएगा कि कविता को कैसे गाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, कविता का स्पष्टीकरण करना है। अब आपको जब दूसरी बार स्वस्वर वाचन कर दिया, तो आपको कविता का स्पष्टीकरण करना है और व्याख्या करनी है, कि आपको अब बताना है कि कविता में जो कवित्री है, ठीक है, जो कवि है कहना क्या चाहता है, लिखी क्यों गई है, इसमें क्या संदेश देना चाहता है। तो अब व्यवहारगत उद्देश्य में जब आप उसका स्पष्टीकरण करोगे कविता का और व्याख्या करोगे, तो विद्यार्थी कविता के केंद्रीय भावों का वर्णन करने योग्य बनते हैं। हमें विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वो कविता के केंद्रीय भावों का वर्णन कर सकें। फिर आदर्श वाचन में आप क्या है, छात्र अध्यापक अध्यापिका प्रस्तुत अंश की व्याख्या और स्पष्टीकरण करते हैं, इतना काफी है। और विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, जब आप व्याख्या करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे जो भी पद्यांश है, तो जैसे मैंने कुछ प्रश्न है, कविता झांसी की रानी में झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था, या बचपन में लक्ष्मीबाई किन किन चीजों से खेला करती थी, ठीक है। इतना हो गया, स्पष्टीकरण कर दिया। अब अगली बार अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन क्या होता है, स्वस्वर वाचन शिक्षक करता है, अब अनुकरण जो वाचन है वो बच्चे करते हैं शिक्षक का देखकर, ठीक है। तो अभी तक हमने बच्चों को बताया स्वस्वर वाचन एक में, स्वस्वर वाचन दो में, कि कविता को कैसे गाना है। अब अनुकरण वाचन में हम बच्चों से कविता को गवाते हैं एक लयबद्ध तरीके से, ठीक है। तो अनुकरण वाचन भी करना जरूरी है, ताकि बच्चा सिर्फ सुनकर ना सीखे, बोलकर भी सीखे। तो विद्यार्थी उचित स्वर गति आरोह अवरोह के साथ कविता का स्वस्वर वाचन करने में सक्षम होते हैं। अब उनको वाचन करवाया जा रहा है। तो छात्र अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों से कविता का अनुकरण वाचन करवाते हैं, विद्यार्थी कविता का लयबद्ध वाचन करते हैं, ठीक है। तो कविता शिक्षण में आपको क्या ध्यान देना है, तो अब कविता, आपकी कोई भी कविता आप लो, तो उसमें जो कविता बनाने का जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, बिल्कुल यही रहेगा। आपको कुछ भी नहीं बदलना, आप बिल्कुल यही लिखना। चाहे आप कोई भी कविता ले रहे हो, तो सबसे पहले आप यही लिखोगे, कविता का सार और व्यवहारगत उद्देश्य में बिल्कुल यही चीज लिखोगे। उसी तरीके से कविता का स्वस्वर वाचन, बिल्कुल यही चीजें लिखनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे बस पंक्तियां चेंज हो जाएगी, कविता की बदल जाएंगी। इसी तरीके से काठिन्य निवारण भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, कोई भी बदलाव नहीं करना। जो भी उस कविता में कठिन शब्द आए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर स्वस्वर वाचन दो यहाँ पे करेंगे सेम। फिर कविता का स्पष्टीकरण व्याख्या, तो बिल्कुल यही चीज आपको करनी है।
और फिर अनुकरण वाचन बच्चों से अनुकरण करवाना है, तो ध्यान रखना आदर्श वाचन या सस्वर वाचन शिक्षक करता है और अनुकरण वाचन जो है वो विद्यार्थी करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो आप कविता शिक्षण में आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो ये पाठ्य योजना है बिल्कुल इसी आधार पर आप दूसरी भी कविता की पाठ्य योजना बना सकते हैं। आपको सिर्फ कविता का नाम बदलना है, ठीक है, बाकी सब चीजें बिल्कुल इसी तरह से रहेंगी। अब पुनरावृत्ति प्रश्न की बात करते हैं। तो अब हम एक बार कविता को जो पढ़ाया है कविता में एक बार उसकी पुनरावृत्ति जरूरी है ताकि बच्चा उसको सीख सके। तो प्रस्तुत कविता की कवित्री कौन है, कवित्री ने इस कविता में किसका वर्णन किया है, झांसी की रानी का, बचपन में लक्ष्मीबाई किन चीजों से खेलती थी, पाठ में आए कठिन शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों का निर्माण करो और फिर गृह कार्य प्रस्तुत कविता को कंठस्थ करो, मूल जवानी याद करके आओ। ठीक है, तो आपको इस समझ में आ गया ना कि कविता शिक्षण की पाठ्य योजना आप बिल्कुल इसी प्रारूप का अनुसरण करके आप जितनी भी कविताएं हैं उस पर पाठ्य योजना बहुत ही आसानी से बना सकती है। शिक्षण बिंदु भी बिल्कुल आपको यही लिखने हैं, व्यवहारगत उद्देश्य भी यही लिखने हैं। ठीक है, आपको बदलाव कहाँ करना है, सिर्फ कविता का नाम में बदलाव करना है। ठीक है, तो आप इसी आधार पर बाकी की कविता की पाठ्य योजनाएं बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप जरूर बताइए, क्योंकि आपका आपका जो कमेंट होता है मेरे लिए एक तरह का मोटिवेशन फीडबैक होता है, प्रेरणा का स्रोत होता है। तो जरूर बताइए। और आपको अगर कविता की पाठ्य योजना बनाना आ गया हो और आप कोशिश करेंगे तो जरूर आ जाएगा। तो आपको आ जाए तो आप अपने दोस्तों को भी यह पाठ्य योजना ये वीडियो जरूर आप उनको भी शेयर कीजिएगा और सबसे कहिएगा कि सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये चीजें पहुंच सके। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी राय और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।